हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जैन एंड वेलकम टू क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला। प्रेशर के लिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, गारंटी से आपका ये फार्मूला अच्छे से क्लियर होगा। बच्चों, इस फॉर्मूले में हमें काफी सारे पोस्टुलेट की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम जानेंगे पोस्टुलेट को भी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रेशर का एक्चुअल में फॉर्मूला है तो वो रियलिटी में है क्या। तो जो प्रेशर का फॉर्मूला मिलेगा तो सबसे पहले हम देखते हैं P = 1/3 mn और अपॉन V और साथ ही में V² RMS। तो ये तो हमें मिलने वाला है आज का फॉर्मूला, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं P की। तो P का मतलब होता था प्रेशर 1/3 एज अ कांस्टेंट फंक्शन है। अगर मैं बात करता हूं M की, तो M यहाँ पे यूज करने वाले हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम बात करेंगे N की, तो N का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बात करते हैं V² RMS। बच्चों, ये एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर हम VRMS की बात करते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर और वेलोसिटी। तो VRMS का एक्चुअल मीन बच्चों होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रियलिटी में ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा मेरे पास नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों। अगर मैंने कहा मेरे पास नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल की अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो पहले की v1 थी, दूसरे की v2 थी, तीसरे की v3 है और सो ऑन कहां तक है। अगर n मॉलिक्यूल है तो उनकी जो वेलोसिटी होने वाली है n और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बच्चों कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें n डिफाइन हुए। अब मैं कहता हूं कि उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल दो, तो यानी कि RMS वेलोसिटी को आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे R का मतलब होता है हमें रूट को लगाना है, तो मैंने रूट को लगाया। मीन का मतलब होता है यानी कि जितने भी यहाँ पे फंक्शन है और सबकी जो वेलोसिटी गिवन है उसका हम मीन लिखते हैं। तो मीन लिखने का तरीका v1 + v2 सुवन बच्चों कहां तक vn तक और अपॉन में नंबर ऑफ कितने हैं। तो नंबर ऑफ यानी कि n मॉलिक्यूल है तो n से हमने किया डिवाइड। साथ ही में वो कहता है यहाँ पे हमें स्क्वायर की भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हम हर इसके स्क्वायर यूज करते हैं। तो जो VRMS का एक्चुअल मीन पता चलता है तो उसको हम लिखते हैं v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, सो ऑन vn का स्क्वायर और अपॉन में n। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी VRMS की, ये हम इसमें फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को नोट डाउन करोगे कि VRMS का एक्चुअल मीन क्या होता है। तो VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी है और हम क्या करते हैं सबके स्क्वायर को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल का निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 की बात करता है तो 3 से डिवाइड करेंगे, अगर वो n की बात करता है तो यहाँ पे हम n से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम आगे आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके पोस्टुलेट को। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन से पोस्टुलेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। उन पोस्टुलेट के बिहाफ पर हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले पोस्टुलेट मैंने लिखा है यहाँ पे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यहाँ पे वैलिड होने वाली है, ये केवल हमारे पास आइडियल गैस की थ्योरी को वैलिड करती है। बच्चों, गैसेस हमारे पास 2 तरीके की हम डिफाइन इस चैप्टर के इनिशियल में कर चुके हैं, रियल गैस और आइडियल गैस। लेकिन जो फॉर्मूला जो प्रूफ होने वाला है वो केवल आइडियल गैस के लिए होना चाहिए और आइडियल गैस का मतलब 100% वो हमारी आइडियल गैस मैंडेटरी रहेगी, यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे वो 100% आइडियल गैस के लिए मिलेगा। दूसरा यहाँ पे हम दूसरा हमारा पोस्टुलेट रहता है कि सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होने चाहिए, यानी कि इसका मतलब कहता है कि सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे होने चाहिए शेप में, साइज में और मास में, यानी कि सबका साइज एक जैसा होता है, सबका शेप भी एक जैसा मिलेगा और सबका मास भी सेम होने वाला है। ठीक है बच्चों, ये तो है हमारा दूसरा पोस्टुलेट, यानी कि मैंने लिखा कि सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होने चाहिए बाय शेप, साइज और मास के वाइज। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैंने एक दूसरा जो डिफाइन किया है सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, यहाँ पे हम मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल की मोशन होती है वो कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन डिफाइन होती है। यानी कि मैं इसको ऐसे आपको डिफाइन करता हूं कि जो हमारे मॉलिक्यूल मिलेंगे उसकी जो मोशन हमें देखने को मिलती है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। या तो वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट मिलेगा या फिर जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट मिलेगा। इसको हम डिफाइन करके बताते हैं बच्चों। मैंने कहा मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, या तो वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जा सकता है या फिर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग या फिर जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर मैं कह दूं अगर वो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है या फिर वाई एक्सिस के
या फिर जेड एक्सिस के। सपोज मैंने कहा अगर वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है तो मैंने उसकी वेलोसिटी को डिफाइन किया u ऑफ x। अगर मैं कह दूं वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है तो u ऑफ y। अगर वो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है तो u ऑफ z। अगर मैं कह दूं उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होने वाली है तो यहाँ पे हम अगर उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे u एक्स आई कैप, u वाई जे कैप और u जेड के कैप। ठीक है बच्चों, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी का। अगर मैं कह दूं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेट लाइन मोशन मूव कर रहा है तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो यू एक्स आई कैप या फिर यू वाई जे कैप या फिर यू जेड के कैप। अगर बच्चों मैं कह दूं इसका मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कर दो तो मॉडुलस जैसा कि आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ रखा है कि मॉडुलस के लिए यहाँ पे हम अंडर रूट का यूज करते हैं और आई का कोएफिशिएंट अगर यू एक्स है तो इसका स्क्वायर, यहाँ पे यू वाई का स्क्वायर और यू जेड का स्क्वायर। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको इससे पहले हमने पोस्टुलेट बताया जो सारे मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल शेप, साइज और मास में एक जैसे होते हैं, यानी कि उनका शेप, साइज और मास आइडेंटिकल एक जैसा रहता है। अगर मास, शेप और साइज एक जैसा है तो यहाँ पे हम उसकी जो एवरेज वेलोसिटी लेके चलते हैं। मैंने कहा अगर उसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो यू एक्स, यू वाई और यू जेड अप्रोक्सीमेटली आपस में इक्वल मिल जाते हैं। तो हम अगर यहाँ से u की वैल्यू को निकालते हैं तो u की वैल्यू हमें जो मिली तो उसको हम लिखते हैं यू एक्स का स्क्वायर, यू वाई का स्क्वायर और यू ऑफ जेड का स्क्वायर। लेकिन जो तीनों आपस में इक्वल रहेंगे तो तीनों को मैं मेंशन करता हूँ यू एक्स का स्क्वायर, इसको भी लिखता हूँ यू एक्स का स्क्वायर। तो अगर मैं u की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हमें मिलेगा 3 ऑफ यू एक्स का स्क्वायर। अब मैं अगर बच्चों इसको आगे डिफाइन करता हूं तो ये हमें मिला 3 और ये मिल जाएगा अंडर रूट 3 यू एक्स। इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये हमें यू स्क्वायर मिला। बिकॉज बच्चों एक प्रॉपर्टी को हम जानते हैं वेक्टर से कि मोड ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर मोड ऑफ ए का हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो फंक्शन हमें ए स्क्वायर के बराबर मिल जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं तो हमें मिला कि मोड ऑफ यू का स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 3 ऑफ यू एक्स का स्क्वायर। अगर मैं बच्चों कह दूं यहाँ से यू एक्स की वैल्यू कितनी है तो वो हमें मिलेगी 1/3 यू का स्क्वायर। सिमिलरली अगर बाई की बात करते हैं तो बाई भी एज इट इज मिल जाएगा और जेड भी हमें एज इट इज मिलेगा। तो एक प्रॉपर्टी है इसका हम इस डेरिवेशन में यूज करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले बच्चों हमने किसकी बात की, यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी जो मोशन को हम डिफाइन करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा, या तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग या फिर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग या फिर जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। लेकिन सारे जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल है, तो यानी कि कहीं ना कहीं उसकी जो वेलोसिटी रहेगी चाहे वो एक्स एक्सिस पे जाए या फिर वाई एक्सिस पे जाए या फिर जेड एक्सिस पे जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिलने वाली रहती है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि यू एक्स, यू वाई और यू जेड आपस में इक्वल रहेंगे। इस फिनोमेनन का मैंने यहाँ यूज किया और इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन पता चला कि u ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 यू स्क्वायर मिलेगा। इसी के साथ बच्चों अगर मैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा अगर वो रियलिटी में 100% आइडियल गैस है तो उनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क नहीं करेगा। साथ ही में वो जो हमारे पास अगर आइडियल गैस है तो वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है बच्चों, तो इस पोस्टुलेट को पहले आप नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको बताएंगे जैसा कि मैंने आपको पोस्टुलेट भी डिफाइन किया तो पोस्टुलेट के साथ ही इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं एक इंपॉर्टेंट डायग्राम। मैंने कहा मेरे पास एक कंटेनर है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो उसको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैंने बनाया एक कंटेनर, ठीक है बच्चों, ये तो मेरे पास बना एक कंटेनर और मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे इसके एक्सिस को डिफाइन किया, इसको लिखा एक्स एक्सिस, इसको लिखा वाई एक्सिस और इसको लिखा जेड एक्सिस। ठीक है, और ये तो मेरा एक ओरिजिन तीनों एक्सिस का और इसमें एक क्यूबॉइड को मैंने रखा जो 3D में रखा गया है और मैंने कहा इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और जिनकी मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, या तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करेंगे या फिर जेड एक्सिस के या फिर एक्स एक्सिस के। तो तीनों एक्सिस में किसी भी एक्सिस पे उसका रोटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम एज्यूम करके चलेंगे तो मैंने कहा जो मेरे पास क्यूब है और मैं अगर इसकी साइड को एल लेके चलता हूँ तो ये भी हमें एल मिला, ये क्यूब है तो इसकी सारी साइड आपस में इक्वल मिलने वाली है। और मैंने कहा यहाँ पे ये हमारी क्यूब की बॉल्स है तो एक बॉल्स को मैंने ये हाईलाइट किया है और दूसरी बॉल्स को मैंने ये हाईलाइट किया है। ये तो हमारी बॉल्स है,
3D फिगर है बच्चों, आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे पास एक क्यूब है जिसकी यहाँ पे बच्चों ऐसे अगर मैं आपको एनालाइज करूंगा तो मेरे पास एक क्यूब है और बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल है कंटेनर के अंदर और साइड की दोनों बॉल हैं, तो यहाँ पे दोनों बॉलों से उसका कॉलिजन होने वाला है। यहाँ पे बच्चों पोस्टुलेट के अंदर एक कंडीशन को हम और डिफाइन करते हैं कि उसका जो कॉलिजन होता है वो 100% इलास्टिक कॉलिजन होता है, यानी कि बच्चों इलास्टिक कॉलिजन का मतलब उसमें किसी भी एनर्जी का लूज नहीं होगा। ये आप प्रीवियस चैप्टर कॉलिजन में पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास इलास्टिक कॉलिजन की हम बात करते हैं तो इलास्टिक कॉलिजन के अंदर यहाँ पे कोई भी एनर्जी लूज नहीं होती। तो इस चीज को भी यहाँ पे पोस्टुलेट में आप नोट डाउन करना कि यहाँ पे 6 पॉइंट को लिखना कि यहाँ पे जो हमें कॉलिजन मिलेगा वो 100% इलास्टिक कॉलिजन होगा, यानी कि इलास्टिक कॉलिजन का मतलब उसकी कोई भी एनर्जी लूज नहीं रहेगी, साथ ही में उसका मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। दोनों पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूं, उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, साथ ही में उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, साथ ही में उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इन चीजों के साथ हम अगर डेरिवेशन को यहाँ पे प्रूव करेंगे तो देखते हैं, मैंने एक कंटेनर को बनाया जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की सिमेट्री पे रखा हुआ है और ये दोनों इसकी बॉल्स हैं, ठीक है बच्चों, और इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो अब हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर सपोज मैंने एनालाइज किया वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो मैंने डिफाइन किया वो अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो बच्चों एक्स एक्सिस की अगर डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो उसने एल डिस्टेंस कवर की होगी। बेसिकली आप एनालाइज कर सकते हो क्योंकि क्यूब की जो साइड है वो एल है, तो मॉलिक्यूल अगर आगे बढ़ा तो उसने एल डिस्टेंस कवर की, यानी कि और वो एल डिस्टेंस कवर करके इस वाली बॉल से टकराया, टकराने के बाद वो वापस पीछे गया तो फिर उसे बॉल मिली तो फिर से टकराया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहां पे लिखूं कि अगर वो जो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस की सिमेट्री पे आगे बढ़ा, इसको अगर बच्चों आप ऐसे एनालाइज भी कर सकते हो, मैंने कहा ये मेरे पास बॉल इस तरीके से और दूसरी बॉल ये, ठीक है बच्चों, और मैंने यहां पे डिफाइन किया कि ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल जो यहां से चला और ये आगे बढ़ा, ठीक है बच्चों, और यहां पे टकराया और टकराने के बाद वापस पीछे आया, फिर यहां टकराया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो उसने एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो पहले यहां पे गया तो उसने कवर किया एल और वापस आया तो उसने फिर से कितना किया एल। जब बच्चों वो गया था तो उसके पास इनिशियल मोमेंटम था, जब वो वापस आया तो हमने लिखा उसके पास फाइनल मोमेंटम है। लेकिन बच्चों मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन अगर मैं यहां से निकालता हूं कि इस कंडीशन में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो गया था तब एल, वापस आया तब भी एल, तो हम कहते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में उसके पास अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो एक रिवॉल्यूशन में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, एल ही बच्चों गया था और एल ही वापस आया, तो हम बात करते हैं उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो टोटल डिस्टेंस उसने 2l कवर की। तो सबसे पहले तो पता चला टोटल डिस्टेंस के बारे में, साथ ही में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम की थ्योरी। तो चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी, और हर मॉलिक्यूल का मास सेम है क्योंकि मैंने आपको पहले पोस्टुलेट में बताया कि उनका मास, शेप और साइज एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो अगर मास सेम है तो चेंज यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं, जब गया था तो उसकी वेलोसिटी मैंने लिखी, यहाँ पे उसको डिफाइन किया, तो उसकी वेलोसिटी अगर वो एक्स एक्सिस की सिमेट्री पे जा रहा था और पहला मॉलिक्यूल था बच्चों, इसको समझेंगे, अगर वो एक्स एक्सिस की सिमेट्री में जा रहा है और फर्स्ट मॉलिक्यूल है तो मैंने उसको डिफाइन किया ux1, अगर दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो उसको हम लिखेंगे ux2, तीसरा मॉलिक्यूल होगा तो उसको हम लिखेंगे ux3। लेकिन मैंने यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात की, जब वो गया था तो उसके यहाँ पे मोमेंटम इनिशियल लिखा तो mux1, साथ ही में चेंज इन मोमेंटम के लिए माइनस का यूज किया, और जब वो वापस आया बच्चों, जब वापस आया तो मास तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी भी सेम रहेगी क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी को लूज नहीं करेगा तो फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो रिमेन्स सेम रहेगी, लेकिन बच्चों उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ पे हम जो मोमेंटम को लिखेंगे वो हमने लिखा mux1, लेकिन साइन माइनस का मेंशन किया। यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं तो लिखा mux1 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो mux1, और यहां से इसको सॉल्व किया तो आंसर मिला
2mu(x1), इसको लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हमें मिला, ये मिल गया चेंज इन मोमेंटम। अब बच्चों अगर मोमेंटम चेंज हुआ और इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर की, तो मैंने कहा जो डिस्टेंस कवर की और मोमेंटम भी चेंज हुआ, तो इस कंडीशन में उसे कुछ टाइम भी लगा होगा। तो मैंने लिखा टोटल टाइम टेकन, यानी कि उसने टाइम कितना लिया। तो यहाँ पे आपने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात करते हैं। तो डिस्टेंस कितनी कवर की बच्चों, एल ही गया था और एल ही वापस आया, यानी कि 12 तो उसकी डिस्टेंस थी। और साथ ही में अगर स्पीड की बात करते हैं तो उसकी जो इनिशियल में स्पीड थी वो उसको मैंने लिखा u(x1), और ये वैल्यू हमें इक्वल मिली डेल्टा ऑफ टी के। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे टोटल टाइम पता चल गया, चेंज इन मोमेंटम पता चला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें उसका टोटल टाइम पता चल चुका है, चेंज इन मोमेंटम पता चल चुका है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे, अगर उसका मोमेंटम भी चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं उस पर एक फोर्स वर्क किया होगा। क्योंकि बच्चों अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा कि उस पर नेट फोर्स कितना लगा। फर्स्ट वाले अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के लिए अगर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हमने लिखी 2mu(x1), और टाइम टेकन की बात की तो 12 अपॉन u(x1). यहाँ पे 2 से हुआ 2 कैंसिल, और इस फंक्शन को अगर सॉल्व किया तो लिखा mu(x1), और इसी के साथ u(x1) और अपॉन में मिल गया l। तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स की वैल्यू को लिखता हूँ तो फोर्स हमें मिला mu(x1) का स्क्वायर और अपॉन में l। तो अगर पहले मॉलिक्यूल की बात करते हैं और उस पर नेट फोर्स कितना मिला, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए जो फोर्स की वैल्यू मिली तो mu(x1) का स्क्वायर और अपॉन में l डिफाइन हुआ। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए अगर मैंने नेट फोर्स निकाला तो F इज इक्वल टू mu(x1) का स्क्वायर अपॉन l। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले मैंने डिफाइन किया, अगर कोई मॉलिक्यूल यहां से चला तो यानी कि वो सेकंड वाली बॉल से टकराया, वापस लौटा तो यानी कि जब गया था तो उसने इनिशियल में l डिस्टेंस कवर की, जब वापस आया तो उसने फिर से l डिस्टेंस कवर की, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, तो 2l डिस्टेंस कवर की। इस कंडीशन में बच्चों उसका चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हम लिखते हैं मोमेंटम ऑफ इनिशियल माइनस मोमेंटम ऑफ फाइनल, मोमेंट ऑफ इनिशियल माइनस मोमेंटम ऑफ फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम की बात की तो mu(x1), साइन हमारा माइनस का, और फाइनल मोमेंटम लिखा तो मोमेंटम कंजर्व्ड ही रहेगा, तो साइन चेंज किया माइनस u(x1), और यहां से हमें मिला तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम मिला वो 2mu(x1). इसी के साथ बात करते हैं कि जब वो फर्स्ट में यानी कि टोटल डिस्टेंस जब 12 कवर की तो उसको टाइम टेकन कितना लगा। तो टाइम टेकन के लिए फॉर्मूला यूज किया मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन उसकी टोटल यहाँ पे स्पीड। तो स्पीड हमें पता है कि u(x1) है, टोटल डिस्टेंस 12 थी, तो टाइम उसे कितना लगा बच्चों, डेल्टा टी लगा। इसी के साथ बच्चों मैंने कहा जैसा कि अगर उसका मोमेंटम चेंज हो रहा था तो कहीं ना कहीं उस पर फोर्स वर्क किया, तो फोर्स उस पर लगने वाला फोर्स तो मैंने निकाला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे हमें जो फोर्स की वैल्यू मिली तो mu(x1) का स्क्वायर अपॉन l। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो n मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं n मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने जैसा कि लिखा तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए जो फोर्स की वैल्यू मिली दिस। पीछे बच्चों यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में थोड़ा सा प्रूव करके भी दिया था, जो ux इक्वल होता था वो हमने लिखा था यहाँ पे ux का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 u का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने पोस्टुलेट में आपको प्रूव करके दिया था कि ux का स्क्वायर इज आल्सो इज इक्वल टू 1/3 u का स्क्वायर। मैंने बोला था कि इसका हम यूज करेंगे, तो पहले हम इस कंडीशन का यूज करते हैं। तो मैंने लिखा फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए तो लिखा m अपॉन l, और ux1 की बात की थी तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे तो लिखा 1/3 और u1 का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिखा 1/3 m/l और u ऑफ 1 का स्क्वायर। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए हमें डिफाइन हुआ उस पे लगने वाला फोर्स इतना। अगर हम बात करते हैं फॉर n मॉलिक्यूल, यानी कि बच्चों मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर n है तो अगर हम नेट फोर्स निकालते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिफाइन किया 1/3 m/l u1 का स्क्वायर, 1/3 m/l u2 का स्क्वायर, सो ऑन 1/3 m/l un का स्क्वायर। इसमें से बच्चों कुछ कॉमन मिलेगा तो हमें कॉमन मिला 1/3 m/l और हमें मिला u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर, सो ऑन
यू एन का स्क्वायर। बच्चों जब इनिशियल में मैंने आपको ये पोस्टुलेट बताया था तो उसमें कंडीशन भी आपको बताई थी कि अगर मैं आरएमएस फंक्शन की वैल्यू लिखता हूं तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर मैंने लिखा था वी आरएमएस की वैल्यू तो मैंने लिखा था अंडर रूट के अंदर b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, सो ऑन bn का स्क्वायर और अपॉन में n लिखा था। तो अब इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करते हैं। मेरे पास u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर, un का स्क्वायर है, तो यहाँ पे बच्चों मैंने n से किया डिवाइड और साथ ही में n से किया मल्टीप्लाई। तो n से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है, ये मिला f और ये मिला n और यहाँ पे लिखा l, और इस पूरे फंक्शन को हम लिखते हैं बच्चों VRMS और इस पूरे का स्क्वायर। अब बच्चों ये तो हमें पता चला उस पे लगने वाला नेट फोर्स, लेकिन हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रेशर के फॉर्मूले की। तो प्रेशर के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो P इज इक्वल टू, तो फोर्स की वैल्यू हमें पता है 1/3 mn अपॉन एल और लिखा VRMS का स्क्वायर। साथ ही में अगर एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर इस सरफेस का हम एरिया देखते हैं तो ये मेरे पास एक क्यूब सरफेस मिलेगा, तो एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास एल स्क्वायर रहता है। तो यहाँ से हमने लिखा 1/3 mn और VRMS का स्क्वायर और नीचे मिल गया एल क्यू। तो एल क्यू को बच्चों हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे हमें प्रूफ हुआ 1/3 mn VRMS का स्क्वायर और अपॉन में V। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमें मिला प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1/3 mn अपॉन V और VRMS का होल स्क्वायर। बच्चों इसको थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा और डेंसिटी के टर्म में लेके जाएंगे तो देखते हैं डेंसिटी के टर्म में क्या मिलेगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं तो मैंने लिखा P इज इक्वल टू 1/3 mn बाई V और साथ ही में VRMS का होल स्क्वायर। अगर मैंने कहा 4 नंबर ऑफ, यानी कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल के लिए लिखूंगा तो n की वैल्यू 1 डिफाइन की और यहाँ पे लिखा 1/3 m बाई V और VRMS का होल स्क्वायर। लेकिन बच्चों बेसिकली हम फॉर्मूला जानते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम की बात करता हूँ तो उसको मैं लिख सकता था डेंसिटी। तो यहाँ से एक फॉर्मूले को चेंज करते हैं और लिखते हैं 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर। कभी कभी बच्चों को VRMS को इस तरीके से भी लिखता है, तो आप इसको ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे V बार और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि VRMS को हम ऐसे भी लिख सकते थे V बार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये तो था प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ये हमारे काफी सारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। इसी के बेस पे बच्चों अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और इससे कुछ इंपॉर्टेंट एवोगाड्रो नंबर, तो ये सब जानेंगे इस फॉर्मूले से। आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।